नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये RSCIT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें कंप्लीट नए सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 42 प्रश्न हैं जो कि सभी नए सिलेबस पर आधारित हैं और नए सिलेबस के ही अब एग्ज़ाम्स में वीडियो आएंगे। पुराने जितने भी लोग पुराने क्वेश्चंस के वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर भी देखे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं और डाल रहे हैं पेपर लीक हो गया, ये सब जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, उनके प्रश्न जाके देखो, पुराने सिलेबस के हैं और ये जो वीडियो है ये नए सिलेबस का है। इसमें सारे प्रश्न आपके नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है, पहला क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 15 का आपका क्वेश्चन है। आपकी बुक में RSCIT में 15वें चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शंस हैं, इसका उपयोग ड्राइंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, गलत। इसका उपयोग गणना करने के लिए रूप में किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, सही। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। और इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप सभी को पता होना चाहिए, ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए हम MS पेंट का इस्तेमाल करते हैं, गणना के लिए हम MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं और वेब ब्राउजिंग के लिए हम ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम बदलकर अब माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ईमेल डाउनलोड करने के लिए कौन सा ईमेल खाता प्रयोग में लेते हैं? और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, IMAP, POP3 या फिर HTTP। और इसका सही जवाब है दोस्तों POP3। यहाँ पर POP3 यानी POP का जो पूरा नाम है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं। अगर यहाँ पर PPP आ जाए दोस्तों, PPP का पूरा नाम क्या है तो आपको बताना है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP का पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और साइंस में इसका एक अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर में ईमेल से संबंधित पूछा गया है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है? एनिमेशन जो फलक है एक, उसका क्या काम है? ऑप्शंस हैं, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जबकि आंसर इसका आपके सामने दिया गया है, राइट आंसर बी, आप स्लाइड पर एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर PDF फाइल देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम PDF फाइल देखने के लिए करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, एडोब रीडर या फिर फायरवॉल। और दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है एडोब रीडर। आप सबको पता होना चाहिए कि PDF फाइल को देखने के लिए एडोब रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि PDF फाइल का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर PDF का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी इसे हम कह सकते हैं। दोनों में से जो भी आपका विकल्प में आंसर हो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, यदि आप गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया तो आप खाली स्थान को दबाकर अंडू बटन पर क्लिक करके डिलीट की गई स्लाइड को वापस ला सकते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं और काम करते समय गलती से आपसे कोई स्लाइड डिलीट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि वो स्लाइड वापस आ जाए? तो आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर हम अंडू करेंगे।
तो ये पूछ रहा है अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं Ctrl+Y, Ctrl+U, Ctrl+Z या फिर Ctrl+P। मैं आपको शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूँ। अंडू की शॉर्टकट होती है Ctrl+Z। दोस्तों मैंने वैसे सभी प्रकार के शॉर्टकट्स की जो है वीडियो अपलोड कर दी है, आप सारे शॉर्टकट्स उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चैनल पर जाइए और शॉर्टकट्स का वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट होती है, Ctrl+Y रीडू की होती है, Ctrl+U अंडरलाइन की होती है और Ctrl+P प्रिंट की होती हैं। ठीक है। और दोस्तों वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने शॉर्ट तरीके बताए कि कैसे आप शॉर्टकट्स को याद कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं और उस वीडियो का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाके वो वीडियो देख लेना। खालिस्तान MS Excel 2010 का एक टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि MS Excel 2010 में ऐसा कौन सा टूल है जो अज्ञात वैल्यू का पता लगाता है या फिर अज्ञात मान का पता करता है। ऑप्शन है बुलियन ऑपरेटर, मेल मर्ज, गोल सीक या फिर बुकमार्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब जो है वो है गोल सीक। अगर हमें अज्ञात वैल्यू का पता लगाना है या फिर किसी वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना है, यानी हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं और हमें पूर्वानुमान लगाना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो फिर हम गोल सीक का इस्तेमाल करेंगे। और गोल सीक जो है MS Excel के डेटा टैब में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको गोल सीक मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये थे कि सर क्या इन वीडियोज़ में से क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ, इन वीडियोज़ में से क्वेश्चन मिलेंगे, हर बार मिलते हैं। और यदि आपको ये विश्वास नहीं है तो आप जब आपका एग्जाम होगा तब आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन मिले हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जिनका बहुत ही अभी तक जो है RCIT में लेवल 0 है। तो दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, अभी तक आपके पास समय है। आप प्ले स्टोर से जाकर वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एक कोर्स दिया गया है जिसकी जो है प्राइस है 99 रुपीज़ है। वो 99 रुपीज़ का कोर्स जब आप खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर 99 रुपीज़ के लिए छूट चल रही है अभी वैकेंसी गुरु की तरफ से, और आपको वहाँ पर VG50 एक कोड लगाना है जिसकी सहायता से आपको ये कोर्स मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। मतलब 50 रुपये की छूट मिलेगी, 49 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स खरीद लीजिए, पूरा कोर्स पढ़ लीजिए, आपकी RCIT में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, इसका मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तो फटाफट से कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। MS Excel 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद प्रदर्शित होता है। मतलब ये जो पूछ रहा है ये ऐसे बता रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद में दिखाई देता है, मतलब संख्या के बाद प्रदर्शित होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको भाग देना है, डिवाइड करना है, 5 का भाग आपको देना है 52 में। ठीक है, 52 में आपको 5 का भाग देना है, तो आप देखेंगे 10 बार में पूरा भाग चला जाता है और यहाँ पर 50 आ जाएगा और लास्ट में आपका बचा कितना, शेषफल 2। तो ये शेषफल निकालना हो अगर आप, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये पूछ रहा है। मतलब विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद जब हम भाग दे देते हैं उसके बाद कौन सा शेषफल बचता है, शेषफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मोड फंक्शन का प्रयोग हम शेषफल निकालने के लिए करते हैं, बराबर MOD ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऑफ एंटर, और ब्रैकेट में आपको जो है विभाजक और विभाजित की जो संख्या है वो लिखनी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि MS Excel में सभी फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं, तो आपको बताना है इक्वल से स्टार्ट होते हैं, बराबर से सारे फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। आगे हम चलते हैं। खालिस्तान को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कौन सा निम्न में से ऑप्शन है जिसका प्रयोग हम इंटरनेट पर यातायात के निर्देशन के लिए काम में लेते हैं, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, राउटर, स्विच, ब्रिज और हब। दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन जो हैं ये नेटवर्किंग के डिवाइस हैं, नेटवर्किंग डिवाइस हैं, ये बात ध्यान रखना आप, ये चारों। पर इनमें से यातायात निर्देशन के लिए जो है राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह विकल्प में के साथ उपलब्ध नहीं है, यानी कौन सा एक ऐसी ऑप्शन है जो पृष्ठ पेज लेआउट में नहीं होता है। ऑप्शंस हैं
ओरिएंटेशन विकल्प का उपयोग करके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच स्विच करना। आप लोगों को पता होना चाहिए एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, एक है पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज का जो लेआउट होता है, एक पेज सीधा होता है ऐसा, एक पेज आप देखते हो जिसे आप पढ़ते हो, एक पेज ऐसा होता है। एक ऐसा पेज जिसमें ऊंचाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई ज़्यादा व चौड़ाई कम होती है, ठीक है। और एक ऐसा पेज होता है जिसमें ऊंचाई कम और चौड़ाई ज़्यादा। ये जो पेज है इसको पोर्ट्रेट पेज कहा जाता है और इस पेज को लैंडस्केप पेज कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार है, तो आप बताएंगे दो प्रकार है, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप। दूसरी बात, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है आपको बताना है, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इनका बनता है कि यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आपका जवाब रहेगा लैंडस्केप पेज में, ठीक है। और एमएस वर्ड का अगर पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एमएस वर्ड में पहले से ही पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चलते हैं, इंडेंट विकल्प का उपयोग करके कुछ दूरी तक पैराग्राफ को दाएं बाएं ले जाना, ये भी पेज लेआउट में होता है, ये भी पेज लेआउट में होता है। तीसरा है टेबल विकल्प का उपयोग जो है उपयोग का टेबल बनाना, ये इंसर्ट में होता है, ये पेज लेआउट में नहीं होता है। यहाँ पर पेज लेआउट के बारे में पूछ रहा है तो ये इसमें नहीं होता है। और चौथा है पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित पाठ डालना, भूतित यानी गोस्टेड। दोस्तों यहाँ पर भूतित का मतलब है गोस्टेड, गोस्टेड यानी छिपा हुआ। जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पर vacancy-guru.in लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के पीछे, ये जो देख रहे हो ये भूतित टेक्स्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं वाटरमार्क। तो वाटरमार्क जो होता है वो भी कहाँ पर होता है, एमएस वर्ड के पेज लेआउट में होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों रहते हैं और ये सी नहीं रहता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसी गुरु के हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं और मैंने अभी आपको वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप के बारे में चर्चा भी की थी। पिछले एग्जाम्स में जिन किसी भी विद्यार्थियों ने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था उन सभी के, और वहाँ से स्टडी की थी कोर्स खरीद के, उन सभी की 80 से ज़्यादा प्रतिशत बनी है, ठीक है। और उन सब के रोल नंबर भी मेरे पास हैं, उन सब ने मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप से जो है मैसेज किया था और सब जुड़े रहते हैं, उनका पता रहता है कि किसकी कितनी प्रतिशत बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। और ये ऐप में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट, इसके अलावा आपको ओल्ड पेपर्स वहाँ पर मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF भी इसके अंदर मिल जाएंगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मॉनिटर के रेजुलेशन से आप क्या समझते हैं? मॉनिटर का रेजुलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और रेजुलेशन क्या है इसका समझते हैं। पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने का काम में आता है। यह एक डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में अनुवाद करता है, या फिर यह एक स्थायी पठनीय प्रारूप की जानकारी प्रदान करता है जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर में क्षैतिज और लंबवत यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रदर्शित करता है, यही इसका सही जवाब है। दोस्तों रेजुलेशन को आपको मैं जो है समझाना चाहूँगा। रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन मॉनिटर की स्पष्टता को प्रदर्शित करता है कि कितने उसके अंदर पिक्सल हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबवत कितने हैं और जो है क्षैतिज कितने हैं, ये उसमें कितने पिक्सल है ये चीज़ बताता है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि मॉनिटर का रेजुलेशन पिक्सल में मापा जाता है। मॉनिटर का रेजुलेशन होता है उसे पिक्सल्स में मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा अगर ऑप्शन की बात करें कि यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करता है, ये दोस्तों माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन जिसे माइक कहते हैं वो कंप्यूटर में ऑडियो लेकर जाता है। और अगर सी की बात करें ये क्या है? डिजिटल से एनालॉग में बदलता है। दोस्तों इसे मोडेम कहते हैं। मोडेम आप सभी को पता होना चाहिए, अगर किसी को पता नहीं हो तो समझ लें। मोडेम क्या होता है? मोडेम डिजिटल डेटा को एनालॉग तथा एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलने का काम करता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी क्या है? यह एक पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ये प्रिंटर के बारे में बता रहा है, ये प्रिंटर का काम होता है दोस्तों। तो ऐसे करके आपको मैंने 4 ऑप्शन समझा दिए, समझ में आया होगा आपको। और दोस्तों उम्मीद रखिए, आप विश्वास भी रखिए कि क्वेश्चंस ज़्यादा बाहर से नहीं आएंगे, यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। वैकेंसी गुरु से ही क्वेश्चन हमेशा 35 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और इस बार भी मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास सहित बताता हूँ। आगे हम चलते हैं। आप MS विंडोज़ 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको MS
विंडोज़ में, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में निःशुल्क मोबाइल ऐप और गेम डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से करेंगे? विंडोज़ स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट ऐप से, एंड्रॉयड ऐप से या फिर स्क्रीन कास्ट से हैं। दोस्तों आप विंडोज़ स्टोर से निःशुल्क मोबाइल ऐप और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ 10 के अंदर। ये बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक व शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्तों उनके साथ शेयर कर दें ताकि सबकी सहायता इसमें हो सके। आप अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और जितने भी प्रकार के आपके ऑप्शन है शेयर करने के, उन सब में ऑप्शंस में आप शेयर कर दीजिए। आगे हम चलते हैं। वीजीए कार्ड क्या है? वीजीए कार्ड क्या है? ऑप्शंस हैं, एटीएम कार्ड है, सेकंड है ग्राफिक अडाप्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड है या फिर निमंत्रण कार्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वीजीए एक ग्राफिक अडाप्टर कार्ड है, ठीक है। और वीजीए जो है इसका पूरा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। आपको पता होना चाहिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? विकल्प आपको चुनना है। 1 MB में 1000 किलोबाइट होता है, 1 MB में 2048 बाइट होता है, 1 KB में 1024 बाइट होता है या फिर 1 KB बराबर 1000 बाइट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, ठीक है। बाकी ये सब गलत है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप कमेंट करके जवाब दें इसका। आगे हम चलते हैं। FAT का पूरा नाम क्या है? FAT का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों FAT का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फाइल एलोकेशन टेबल, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कीबोर्ड की पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं, जिन्हें हम F1 से F12 तक देखते हैं। कीबोर्ड में वे बटन जिन पे F1 से F12 लिखा होता है उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। इसका एक और क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि कीबोर्ड, अगर कंप्यूटर में आप सीधे कोई फंक्शन खोलना चाहते हैं तो कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? तो आप बताएंगे फंक्शन कीज का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? वेब ब्राउजर के बारे में सबसे सही विकल्प चुनना है। www पर सामग्री के पता लगाने, निकालने व प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा है, यह एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है। और सी है ए और बी दोनों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि सी इसका सही जवाब है, ठीक है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता भी लगाता है, निकालता है और प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा ये क्लाइंट है, मतलब ये क्लाइंट के कंप्यूटर में वेब सर्वर से संपर्क करता है और जानकारी का अनुरोध भी करता है, यानी कि ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूट्यूब क्या है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, यूट्यूब एक ऐसी वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग की साइट है, जहाँ से हम वीडियोज़ को साझा कर सकते हैं, वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। तो जिन दोस्तों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, अच्छी आपकी परसेंटेज बनेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी पास होंगे, आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं रहेगा जो फेल होगा, जो भी वैकेंसी गुरु से जुड़ चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, जिसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो, मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया था कि इंटरनेट पर अगर आपको कुछ सर्च करना हो और आप अगर वेबसाइट पर कोई उसका पता, किसी वेबसाइट का पता दर्ज करते हैं, उस पते को क्या कहते हैं? दोस्तों इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता URL कहलाता है, और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। दोस्तों आपसे पूछ लीजिए URL का पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? इनबॉक्स के द्वारा, कंपोज पर क्लिक करके, स्पैम पर क्लिक करके या फिर आउटबॉक्स पर क्लिक करके। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीमेल में ईमेल लिखने के लिए हम कंपोज का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा,
हमारी जो लाइव क्लास है वो उसका टाइमिंग क्या है, सभी जितने भी दोस्त देख रहे हैं लाइव क्लास से जुड़े, उसका टाइमिंग जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप वहाँ से देख लीजिए कि कितने बजे लाइव क्लास आज होंगी। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान के लिए फंक्शन खालिस्तान फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हटाने के लिए किस फंक्शन का? दोस्तों ये पूछ रहा है कि अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं और किसी शब्द में कोई स्पेस लगा हुआ है, ठीक है, लाइक यहाँ पर एक P लिखा हुआ है, इसके बाद स्पेस है, ठीक है, और डबल स्पेस यहाँ पर लगा हुआ है या फिर एक स्पेस, इस बिना काम के स्पेस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो फिर आप कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का प्रयोग करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। टोटल करने के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हमें सारे अक्षरों को छोटे अक्षरों में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो हम लोअर का प्रयोग करेंगे, और अपर केस यानी कैप्स में लिखना है सबको, कैपिटल लेटर्स में, तो हम अपर का प्रयोग करेंगे। ये फंक्शन है एक्सेल के जिनका आपको प्रयोग लिया होगा तो पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग टेक्स्ट की स्ट्रिंग को लंबाई देता है? मतलब कौन सा फंक्शन है जिसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट की लंबाई को मापते हैं? जैसे यहाँ पर सम फंक्शन है, इसकी लंबाई नापनी है। लंबाई का मतलब है इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर है, तो ये मापने के लिए कौन सा फंक्शन हम प्रयोग में लेते हैं? इसके लिए हम लेन फंक्शन यूज में लेते हैं। दोस्तों वैसे तो इसकी लंबाई नापने के लिए लेंथ होता है, ये लेन का मतलब लेंथ होता है, पर फंक्शन यहाँ पर लगता है बराबर LEN ओनली, पूरा लेंथ नहीं लगता, लेन फिर सिलेक्ट करना होता है अपने को, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करना होता है। तो ये आपका फंक्शन है यहाँ पर, और आपने एक्सेल में प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होना चाहिए। लेंथ नापने के लिए हम लेन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन C। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती हैं जो MS एक्सेस के प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका टेबल में के रूप में पहचानती हैं, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्राइमरी की। आपको पता होना चाहिए MS एक्सेस का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है प्राइमरी की का मोस्टली, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम चलते हैं। इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है, पेन ड्राइव की एक विशेषता नहीं है, यह ऑप्टिकल ड्राइव है, ये इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा, यह USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है, सही बात है, यह पोर्टेबल डिवाइस है, ये भी सही बात है, और यह डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है, सुरक्षित रूप से इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ये भी सही बात है, यानी इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन A। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल ड्राइव होते हैं CD व DVD। CD और DVD जो है ऑप्टिकल डिवाइस के उदाहरण है, ऑप्टिकल ड्राइव के उदाहरण है। बाकी ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये किसके बारे में है? पेन ड्राइव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में खालिस्तान विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पाठ सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। यानी MS वर्ड में किसी पेज के पीछे आपको छिपा हुआ टेक्स्ट यानी फीका टेक्स्ट आपको लिखना हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था वाटरमार्क, पेज कलर, मार्जिन और हाइपरनेशन, और इसका सही जवाब होगा वाटरमार्क। ठीक है, ये सही जवाब है इसका। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उदाहरण है, आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का भी प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी तर्क का प्रतिनिधित्व करता है, और कदम दर कदम यानी एक प्रोसेस वाइज किसी प्रक्रिया को भी दिखाता है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों यदि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं और अपने जो है तैयारी अच्छा करना चाहते हैं तो www.vacancyguru.in/RSCIT या फिर vacancyguru.in वेबसाइट पर जाके वहाँ पर RSCIT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक टैब मिलेगा, वहाँ से आप इसकी तैयारी और कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है? मतलब कौन सा शॉर्टकट दबाकर हम किसी भी आइटम का नाम बदल सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और इसका सही जवाब है F2। F2 जो है ये नाम बदलने के लिए यानी रीनेम करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता को नज़र समायोजित करने और कंप्यूटर में महसूस जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? यानी आपको कंप्यूटर में कुछ बदलाव करना है डेस्कटॉप पर, तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? इसका सही जवाब रहेगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों विश्वास रखें, जुड़े रहें, सभी वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बिना लाइक किए नहीं जाएं। इसी से हमारी उम्मीद बनती है आपके लिए नए नए वीडियोस लाने की। आप जितना लाइक करेंगे हम आपके लिए उतने अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, हम भी मोटिवेट होते हैं उससे। और अगर कोई लाइक नहीं करता तो फिर हमें डिमोटिवेशन मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ लाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, पूरा वीडियो देखें उसके बाद में शेयर करें। अगला क्वेश्चन है,
MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है? डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को डेटा लेबल कहा जाता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चार्ट अगर आपने बनाया होगा, क्वेश्चन है MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है? लीजेंड, डेटा लेबल, ग्रिड लाइन या फिर डेटा सीरीज। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आपने एक्सेल में चार्ट बनाए होंगे, वहां पर आपने चार्ट बनाते समय देखा होगा कि जब चार्ट अपना बन जाता है, तो चार्ट जब बन जाता है, चार्ट बना हुआ जब आप देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने चार्ट ऐसा देखा होगा। ठीक है, ये चार्ट है, इसमें ये जो लाइनें होती हैं ऐसी, इन लाइनों को ग्रिड लाइन कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पर जो कलर वगैरह दिखाता है ना चार्ट में कि कौन से कलर में क्या क्या डेटा है, ऐसे इसे जो है लीजेंड कहा जाता है। और ये जो चार्ट में डेटा का पॉइंट होता है जहाँ पर जाके वास्तविक डेटा की पहचान दिखाता है, जैसे 9, 8, 7 इधर लिखा होता है, तो ये जो वास्तविक डेटा की पहचान यहाँ पर कराता है, मूल्य होता है, इसे हम डेटा लेबल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये चार्ट के बारे में जानकारी मैंने बताई, शायद आपको समझ में आई होगी। आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का लाभ नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? और ऑप्शंस हैं डेटा सुरक्षा और अखंडता, कुशल डेटा अधिगम, डेटा निर्भरता और कम विकास समय। इसका सही आंसर जो है वो रहेगा डेटा निर्भरता। आगे हम चलते हैं, निम्न में से सर्वाधिक वास्तविक यानी ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पावर पॉइंट, गूगल ग्लास, एक्सेल या फिर MS वर्ड। और इसका सही जवाब है दोस्तों गूगल ग्लास। ये जो है एक ऑगमेंटेड रियलिटी को सर्वाधिक वास्तविकता के बारे में बताता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। खालिस्तान आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती हैं जो कि असतत प्रविष्टियां यानी डिस्क्रीट एंट्रीज, जिन्हें पोस्ट कहते हैं, से मिलकर बननी होती हैं। तो और मतलब जो ऐसी वेबसाइट जो बहुत सारी जो है पोस्ट से मिलकर बनती है, उन्हें ब्लॉग कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ब्लॉग हम कहते हैं। एंटीवायरस तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाता है। फेसबुक मैसेंजर एक चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है। और फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा ऑप्शन होता है जो बाहरी एक्सेस से अपने को बचाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पाथ दिया गया है फाइल का, C, फिर उसके बाद कोलन है, फिर सेपरेट का चिन्ह है, VMOU, ये सब जो एक पाथ है। इसमें ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तो आपको पूछा जा रहा है, इस चिन्ह को हम सेपरेट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेपरेट का चिन्ह है। ओके, और ड्राइव का नाम क्या होता है दोस्तों? ड्राइव का नाम जैसे यहाँ पर लिखा होता है C:, तो ये ड्राइव का नाम है। किसी भी शब्द अक्षर के आगे अगर ये वाला चिन्ह आता है, ये वाला, तो इसे हम पाथ कहते हैं। आगे हम चलते हैं, IP पते का मान्य उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक IP एड्रेस है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए IP एड्रेस जो है वो वेबसाइट का एक वास्तविक पता होता है जो कि नंबरों में होता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, IP एड्रेस है। ठीक है, और ये एक मेल ID है, किसी भी ईमेल ID में @ का चिन्ह आता है। और ये जो एक वेबसाइट है, तीसरे नंबर का जो आप देख रहे हो, ये एक वेबसाइट है और ये एक फाइल का पाथ है। ठीक है, तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, चारों क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का मेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि जब आप किसी को मेल भेजेंगे तो ईमेल एड्रेस को आप कहाँ पर लिखें जिससे फाइल मिल तो जाएगी उसको, पर उसको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अलावा और किस किस को भेजा गया है। तो ये हम BCC के अंदर करते हैं। ईमेल अगर आपने भेजा होगा तो आपको पता होना चाहिए, BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। जंक और स्पैम फाइलें ऐसी फाइलें जिनमें वायरस होने की संभावना हो। और सब्जेक्ट आप जानते हो, किसी भी जो है ईमेल जो आपका मैसेज है उसका जो है एक सारांश होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आगे हम चलते हैं, MS एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि उसका MS एक्सेस 2010 है, उसका जो है एक्सटेंशन नेम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए .ACCDB एक्सेस डेटाबेस, ये उसका एक्सटेंशन होता है। आगे हम चलते हैं, डोमेन नाम का पता लगाने से और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस
में अनुवाद करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डोमेन नेम का पता लगाता है और उसे यूआरएल में कन्वर्ट करता है। और इसका सही जवाब है दोस्तों डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर। और ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को यूआरएल तथा यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसमें S का तात्पर्य होता है सिक्योर। URL किसी वेबसाइट का पता होता है और URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कौन सा एक ईमेल एड्रेस का उदाहरण सही है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आप ये देख पा रहे हैं, तीसरा ये देख पा रहे हैं और चौथा ये। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि किसी भी ईमेल एड्रेस में एक तो स्पेस नहीं होता, खालिस्तान नहीं होता, और दूसरी पहचान उसकी होती है उसमें एक @ का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ए में भी @ है और बी में भी @ है, तो ये दोनों ही क्या है, ए और बी दोनों ही जो क्या है ईमेल एड्रेस के उदाहरण है। बाकी सी जो है ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ये क्या है एक वेबसाइट का पता है। ओके, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरी आपसे यही वापस से रिक्वेस्ट रहेंगी कि फटाफट से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके भले के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है वो ज़रूर जाके वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप, और जिनकी तैयारी है वो जाके खरीद के देखें, आपको टेस्ट देने में पता लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी है और आप पास होंगे नहीं होंगे। MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फाइल शैली बदलने में अनुमति देता है, और ऑप्शंस आपके यहाँ पर है। फाइल की शैली यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के काम में आता है, और मैं आपको बता दूं होम टैब का प्रयोग हम करते हैं इसके लिए, होम टैब इसका सही जवाब माना जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विंडोज़ 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है। ये डेस्कटॉप आप देख पाते हो, डेस्कटॉप स्क्रीन है, इसमें सबसे नीचे यहाँ पर टास्क बार दिखाई देता है, ठीक है, इसे हम टास्क बार कहते हैं सबसे नीचे। MS वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम दिखाता है, टाइमलाइन, स्टेटस, टाइटल या फिर नेम, इसे हम टाइटल कहते हैं, ठीक है। टाइटल बार जो होता है वो फाइल का नाम प्रदर्शित करता है, पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में ये चीज़ बताई है, ठीक है। उसके बाद है ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के काम में आती है, उस बटन को क्या कहा जाता है। ऐसा बटन जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करता है, ऐसे बटन को हम टॉगल की कहते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए, टॉगल की बंद और चालू करने के काम में आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। OCR तो हार्डवेयर है, MS वर्ड ये नहीं है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है और स्कैनर भी हार्डवेयर है, तो इसका सही जवाब रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसके अलावा और भी आपको वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लीजिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट से कर दीजिए। और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कितने % आपके सही हुए, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप जरूर से ज़रूर आप लोग डाउनलोड करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।